हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे हिस्ट्री, जो कि एनसीईआरटी का बुक है 6 क्लास का। और उसके हम 5वें चैप्टर का आज अध्ययन करने वाले हैं। तो इसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, यानी कि इससे समझ में आता है कि राज्य क्या होते थे, उनके बारे में इसमें पढ़ना है। और राजा क्या होते थे, और जो प्राचीन गणराज्य होते थे यानी कि जो जनपद और महाजनपद होते थे, इनके विषय में इसमें जानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इससे हम अध्ययन कर सकते हैं। तो कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, हम जानते हैं कि राज्य को चलाने के लिए एक शासक की आवश्यकता होती है। तो भाई शासक का चुनाव कैसे होता था? वो जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि वंशानुगत शासक होते थे, या उनको गण द्वारा यानी कि लोगों द्वारा या जन द्वारा वहाँ के जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता था। तो यह हम देखते हैं कि कैसे लोग शासक बने। अब देखते हैं कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ठीक है, आज की जो प्रक्रिया है हमारी, यानी कि हमारे देश में लोकतंत्र है और हम अपना शासक खुद चुनते हैं। यह देखते हैं कि लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हम अध्याय 4 में यह हमने यह अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, और कुछ राजा जो थे वो जन यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। ठीक है, क्या 3000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं? तो इसमें क्या होता है कि हमें कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, कुछ लोग जो थे वो क्या किए कि यज्ञों का आयोजन करवाया, उन्होंने यज्ञ किए और वो राजा हो गए, राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि विद्यमान हो गए। अब क्या देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ क्या है? एक ऐसा ही आयोजन है, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, क्या किया जाता था कि एक अश्वमेध यानी कि आप इससे समझ सकते हैं, अश्व मीन्स जो घोड़ा होता है, और मेघ, इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ बना है इससे। तो हम यह देख रहे हैं कि वो राजा क्या करते थे कि राज्य में अपने राज्य के इर्द गिर्द एक स्वतंत्र घोड़ा छोड़ देते थे विचरण के लिए, चरने के लिए। और वह क्या होता था कि इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को क्या करना होता था? लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे क्या है? ज़्यादा शक्तिशाली है, उनसे बलवान है या उनसे संपन्न है, वो उससे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसलिए उस घोड़े को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। एक तरह से यह बोलें तो वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था जो अधीनता स्वीकार कर लेते थे, यानी कि अपने राज्य से जो उस घोड़े को ऐसे ही विचरने देते थे। अब यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। ठीक है, यह यज्ञ क्या होता था? एक विशिष्ट जो पुरोहित होते थे उनके द्वारा, यानी कि जो पांडित्य प्राप्त व्यक्ति होते थे उनके द्वारा इसको संपन्न कराया जाता था। अब हम देखते हैं कि इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यह जो यज्ञ था क्या था? अपने आप को यानी कि एक छत्र बनाने के लिए, वो अपना एक छत्र सत्ता स्थापित करने के लिए राजा क्या करते थे? इस अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। अब हम देखते हैं कि यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ठीक है, जो भी राजा थे जो उनको आमंत्रित किया जाता था कि आप यज्ञ में आएँ, तो वो क्या करते थे? जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा थे उनको उपहार देते थे और उपहार में कुछ न कुछ चीज़ें लाते थे। अब इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन पर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक है, राज सिंहासन पर बैठते थे वो, और नहीं तो बाघ की खाल के विशेष आसन उनके लिए बने होते थे, उस पर वो बैठते थे। अब क्या है कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता है। सहचर मतलब कि हमेशा साथ रहने वाला, हमेशा साथ चलने वाला। सह मीन्स साथ और चर मीन्स चलने वाला या रहने वाला। ठीक है, अब यज्ञ के अवसर पर राजा क्या करते थे कि विजय के लिए उनका गुणगान करते थे। यह कौन करता था? भाई यह सब सारथी का कार्य था। अब राजा के सगे संबंधी, ठीक है, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि
राजा के जो सगे संबंधी थे यानी कि जो उनके हित मित्र थे उनको और उनकी रानी को भी क्या करना होता था, छोटे छोटे अनुष्ठान यानी कि यज्ञ वगैरह करना होता था, पूजा पाठ करना होता था। अब अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। ठीक है, इसके दौरान, इस यज्ञ के दौरान बहुत सारे अनुष्ठान होते थे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो विष अथवा वैश्य थे यानी कि जो व्यापारी थे, जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें अनुष्ठान होता था, कोई भी अनुष्ठान होता था उसमें शामिल नहीं होने दिया जाता था। ठीक है, अब आप यह समझ सकते हैं कि जो विष अथवा वैश्य थे ये तो सामान्य उपहार लाते थे, लेकिन जिन्हें पुरोहित क्या करते थे, शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, उनको उसमें नहीं बुलाया जाता था और वो उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। ठीक है, यानी कि जो शूद्र हैं, जो उस समय मान के चल सकते हैं ये कि जो छोटी जाति जिनको कहा जाता था, कि जो आपको पता है कि परमपिता ब्रह्मा के उस समय के अनुसार, ठीक है, उस समय के अनुसार जो हमारी जाति थी वो इस तरीके से बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। और ये माना जाता था कि ये इनका जो जन्म हुआ है परमपिता ब्रह्मा के शरीर के द्वारा हुआ है, यानी कि मुख से जो हुआ है वो ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। ठीक है, और भुजा से क्षत्रियों का, कमर से वैश्य का और जो पैर से जन्म हुआ है वो शूद्र का हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से उस समय की ये मान्यता थी। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि वर्ण क्या है। तो इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ठीक है, क्या हुआ कि उत्तर भारत जो क्षेत्र है और गंगा यमुना का जो खासकर क्षेत्र है उसमें कई ग्रंथ रचे गए। अब ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहे जाते हैं उसके बाद, क्योंकि ऋग्वेद के बाद ये रचे जाते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। अब इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। ठीक है, ऋग्वेद के अलावा जो ये सभी वेद लिखे गए और जो ग्रंथ लिखे गए वो क्या कहलाए, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि इनकी जो रचना हुई है वह किसी न किसी विशेष प्रकार की अनुष्ठान के संपादन की विधियों को बताने के लिए हुई है। इन्हें सामाजिक नियमों के बारे में भी इनमें क्या किया गया है कि भाई सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है कि हमारा जो समाज होगा उसका रहन सहन कैसा होगा, वर्ण व्यवस्था कैसा होगा और लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। जीवन के कुछ मूलभूत आधार ये तत्वों को दर्शाया गया था कि आपका ये क्रियाकलाप होना चाहिए, आपको इस तरीके से जीना चाहिए, यानी कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए और किन के प्रति दया रखनी चाहिए। ये सारा कुछ जो है हमारे जीवन के लिए बताया गया था, जो सामाजिक नियम होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि उस समय समाज में कई समूह थे। ठीक है, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। ये सभी क्या हैं, एक इनका अलग अलग समाज था और इनके कई समूह थे। उस समय समाज का क्या था, कई समूह था। अब हम यह देखते हैं कि जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा जो थे वह वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे और दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ये सभी व्यक्ति क्या थे, यानी कि उस समय भी ये इनमें आपको धन दौलत के हिसाब से ये लोग अमीर और गरीब की श्रेणी में बटे हुए थे। जो पुरोहित और योद्धा थे वो वैभवशाली थे। जहाँ तक ये माना जाता है कि कुछ जो कृषक और व्यापारी थे वो भी धनवान थे, लेकिन दूसरी ओर कुछ निम्न आय वाले यानी कि जो गरीब किस्म के लोग थे वो भी थे। उनमें आते थे जो पशुपालक थे, शिल्पकार थे, श्रमिक थे, मछली पकड़ने वाले थे और शिकारी और भोजन संग्राहक आदि, ये सभी क्या थे, निर्धन वर्ग में आते थे। अब हम देखते हैं कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया। ठीक है, पुरोहितों ने क्या किया कि लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। अब इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है,
ये जो वर्ण है, जो हमारा वर्ग यानी कि जो हमारे लोग थे, जो हम जिनके बीच हम रहते थे, उन सभी को क्या किया गया, 4 वर्गों में बांट दिया गया। ठीक है, अब इन्हीं को वर्ण कहा जाता है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। ठीक है, जो पुरोहित थे उनके अनुसार क्या था कि 4 जो वर्ण में बटे हुए थे, उन सभी के अलग अलग कार्य थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता थी उस समय कि जो परमपिता ब्रह्मा हैं उनके भुजाओं से, उनकी भुजाओं से इन सभी वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो अब यह क्या होता है कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, इनका अलग अलग कार्य निर्धारित था। ठीक है, अब उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ठीक है, जो ब्राह्मण थे उनके कार्यों को बताया जा रहा है कि उनका काम था वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, और क्या था, जो उससे उनको उपहार प्राप्त होते थे वो उससे अपना जीविका पार्जन करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। वो क्या कहलाते थे, शासक थे जो कि क्षत्रिय कहलाते थे। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। जो ये क्षत्रिय थे, इनका कार्य क्या है कि भाई ये अब युद्ध करेंगे और जो भी ये सभी वर्ण हैं इनको वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, युद्ध करके अपनी लड़ाइयाँ लड़के जैसे भी हो उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, अब तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। वैश्य में कौन कौन आते थे तीसरे स्थान पर जो थे, इनमें कृषक भी आते थे, पशुपालक भी आते थे और व्यापारी भी आते थे। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, किसको अधिकार प्राप्त था भाई, क्षत्रिय वैश्य दोनों लोग यज्ञ कर सकते थे। अब वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। जो वर्ण व्यवस्था हमारी थी उसमें अंतिम स्थान शूद्रों को दिया गया था। अब क्या है, इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। अब हम क्या देखते हैं कि प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। ठीक है, औरतें जो थीं उनको भी शूद्रों के समान माना गया, और महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। जो महिलाएं थीं उनको क्या था, वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। इस तरीके से ये वर्ण व्यवस्था है। और पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जो कि पुरोहित थे वो बताते थे कि भाई आपका जो वर्ण का निर्धारण होगा, अब तो उस कुल में आपका जन्म हो गया, यानी कि क्षत्रिय कुल में आपका जन्म हो गया तो आप क्षत्रिय हैं, और पुरोहित कुल में जन्म हुआ तो आप ब्राह्मण हैं, और वैश्यों के यहाँ आपका जन्म होता है तो आप वैश्य हैं, और शूद्रों के यहाँ आपका जन्म होता है तो आप शूद्र हैं। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। ठीक है, अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। ये अछूत लोग जो माने गए उस समय, उसमें कौन कौन शामिल थे, तो भाई उसमें शामिल थे शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक, जो इस तरीके से इकट्ठा करते थे भोजन आदि को। अब साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। ठीक है, ये सभी अछूत वर्ग में आते हैं। ठीक है, अब इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। इन लोगों से, लोग मतलब उस समय की बात करें तो ये छुआछूत यानी कि है, इस तरीके से लोग उनके संपर्क में नहीं आते थे। संपर्क में आना अपवित्र मानते थे, यानी कि अपशगुन मानते थे। अब हम यह देखते हैं कि कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, यानी कि विरोध उत्पन्न हुए। ठीक है, जो लोग हैं, कई लोग ऐसे थे जो उस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। क्या था कि जो व्यवसाय था उस पर जो ये आधारित थी, इसको वो लोग उसको उचित नहीं समझते थे। अब इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो थे, आप व्यवसाय कर रहे हैं भाई, तो उसके अनुसार आप भेदभाव नहीं कर सकते, और भेदभाव अगर कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है, ऐसा समझते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। भाई सब लोग अनुष्ठान करना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम भी पुण्य कमाएं, लेकिन क्या था, शूद्रों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, अब कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। जरूर आप अगर किसी चीज़ को ज़्यादा अगर तुल देने लगेंगे तो उसकी आलोचना शुरू हो जाएगी। अब इस उपमहाद्वीप में क्या था कि इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे
कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी सीमित था। ठीक है, यानी कि जो आपका इस उपमहाद्वीप का उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र था, ठीक है, कौन सा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो था, वहाँ पर इस तरीके की सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहित जो थे, जो ब्राह्मण यानी कि माना जाता है, उनका प्रभाव बहुत कम था। ठीक है, तो इस प्रकार से उस जिधर प्रभाव कम था उधर क्या होगा कि कुछ न कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जनपद क्या है भाई, जनपद का क्या महत्व है। जनपद को देखते हैं। अब महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो यज्ञ वगैरह कराते थे, महायज्ञ वगैरह कराते थे, ठीक है, वे राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। यानी कि आप भाई अब एक प्रॉपर इंसान या प्रॉपर जन जो वर्ण थे उनके राजा नहीं हैं, उस एरिया, उस जनपद में जन यानी कि पूरा उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जितने लोग रहते थे, अब आप उस पूरे जनपद के मतलब राजा हैं, ये माना जाने लगा। ठीक है, अब जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने के जगह से है। ठीक है, जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या है, किससे है, जन यानी कि लोगों के बसने की जगह से होता है, जहाँ पे लोग बसते हैं। अब हम यह देखते हैं कि जो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जैसे दिल्ली में पुराना किला, ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। इस तरीके से इन सभी जनपदों की क्या हुई, खुदाई हुई, बहुत सारे जगहों की खुदाई हुई, तो ये सभी मिले। यहाँ से मतलब मेरठ के पास से हस्तिनापुर की प्राप्ति हुई। आप पढ़ेंगे कि जनपद कौन है, महाजनपद कौन है, और इसके बारे में चर्चा हम लोग उसमें करेंगे। अब क्या देखते हैं कि खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। यानी कि लोग क्या करते थे, इन सभी फसलों को भी उगाते थे, जिसमें चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों ये सभी फसल शामिल थे। अब हम क्या देखते हैं कि भाई मृदभांड क्या होता है, घूसर पात्र, ये आप मृदभांड के बारे में तो हम पिछले कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। अब इसको देख लेते हैं, चित्रित घूसर पात्र, ठीक है, यानी कि जिस पर चित्र हो और घूसर हो, यानी कि उसका जो रंग हो वो इस तरह से हो, भूरे जैसा हो। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये जो पात्र थे बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था, जो उस समय के लोग थे। यानी कि ये अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो भाई अच्छे बर्तन होते हैं उनको एक विशेष आयोजन जब हमारे घरों में होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो वह क्या है कि उस समय भी लोग इस तरीके के जो सुंदर और जो पतली सतह वाले बर्तन थे, उस समय लोग उनका यूज करते होंगे विशेष आयोजनों के लिए। अब लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ठीक है, इनमें से जो कुछ घूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जैसे चित्रित घूसर पात्र। ठीक है, इस रूप में उनको जाना जाता है, चित्रित घूसर पात्र के रूप में। अब जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, ये आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं कि आपको इस बर्तन में इस तरीके से कढ़ाई, इसमें यानी कि कुछ न कुछ चित्रकारी की गई है, तो इसी को दिखाया, इसी को बताया जा रहा है। अब हम क्या देखते हैं कि महाजनपद, ठीक है, महाजनपद भाई क्या है, तो करीब यानी कि जो ये महाजनपद है इनका करीब 2500 साल पहले, ठीक है, 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें क्या कहा गया, महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद थे भाई अब महाजनपद बन गए। अब क्या हम देखते हैं कि जो ये महाजनपद हैं, ठीक है, अब क्या था कि बुद्ध के समय में, महात्मा बुद्ध के समय में 16 जो थे बड़े बड़े राज्य थे। ठीक है, अब वो राज्य क्या कहलाते थे, महाजनपद कहलाते थे। गौतम बुद्ध के समय में 16 क्या थे, बड़े बड़े राज्य थे और वो महाजनपद कहलाते थे। जो भगवती सूत्र है, यानी कि जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र है, इसमें भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भगवती सूत्र की जो
सूची और ये जो आप अंगुतर निकाय देखते हैं बौद्ध ग्रंथ की, ये कुछ इसमें अंतर है, लेकिन ये उसमें भी 16 ही हैं। अंगुतर निकाय में भी जो जनपद महाजनपदों का उल्लेख हुआ है वो 16 महाजनपदों का ही उल्लेख हुआ है। यानी कि भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से संबंधित है, इसमें भी 16 राज्यों का यानी कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और ये अंगुतर निकाय यानी कि जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें भी 16 महाजनपदों यानी 16 राज्यों का उल्लेख है। ठीक है, भगवती सूत्र संबंधित है किससे, तो यह जैन ग्रंथ से है। और जो आपका अंगुतर निकाय है यह संबंधित है बौद्ध ग्रंथ से। जैन ग्रंथ से भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ से यह अंगुतर निकाय। तो अब हम क्या देखते हैं कि अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। ठीक है, अधिकतर जो महाजनपद हैं उनकी राजधानी भी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। भाई अब हम यह देखते हैं कि जो महाजनपद हैं इनकी रचना ऐसी है कि इनमें लोग बाहर से प्रवेश ना कर सकें। ठीक है, और ये अंदर के जो लोग हैं उन पर भी नियंत्रण रख सकें। ठीक है, उनको भी नियंत्रित कर सकें। तो इसलिए क्या किया गया था कि राजधानियों को चारों तरफ से किलेबंदी कर दी जाती थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। ठीक है, यह सामने आता है कि इसीलिए इनका सीमा तय किया गया था और उन सीमाओं पर वो कर देते थे घेरेबंदी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्धारण किया। कुछ राजा जो थे अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी की। इन्होंने अपनी समृद्धि ये अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करते थे, ये समृद्धि का भी अपना प्रदर्शन करते थे कि भाई हम इतने बड़े बड़े दीवार और इतने इतने क्या कुछ कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे जो जनपद हैं, ठीक है, महाजनपद हैं, महत्वपूर्ण जनपद और जो महाजनपद हैं उनको दिखाया गया है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ये देख रहे हैं आप उज्जैन, नर्मदा के और वो ये आपका तक्षशिला, सिंधु नदी, इन सभी के पास ये सभी महाजनपद हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि महाजनपदों का इस तरीके से पूरा विस्तार यानी कि अफगानिस्तान तक, ठीक है, इधर अफगानिस्तान तक आपका आता था। और आप इधर मगध ये सब देखेंगे तो हम यह देखते हैं कि जो 16 महाजनपद थे, मैं उनको एक बार पढ़ देता हूं, आप जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है, अब काशी था। ठीक है, काशी की राजधानी वाराणसी थी। कोसल था, इसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। अंग था, ठीक है, अब उसकी राजधानी चंपा थी। मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। और वज्जी यानी कि विदेह एवं मिथिला इसकी राजधानी थी। मल्ल था यानी कि कुशीनारा यानी कि पावापुरी इसकी राजधानी थी मल्ल की। अब चेदी यानी कि सुक्ति या सुक्तिमती इसकी राजधानी थी चेदी की। वत्स, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी वत्स की। कुरु यानी कि इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी कुरु की। पंचाल यानी कि ये जो था वो 2 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, इसके एक वर्ग यानी कि उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछद्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। इस तरीके से आप जरूर इनको लिख लेंगे। अब यह मत से आता है। ठीक है, तो मत से क्या राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। सूरसेन, मथुरा इसकी राजधानी थी। अस्मक यानी कि पोतन या पोतली इसकी राजधानी थी। अवंती ये 2 वर्गों में विभाजित था जिसकी राजधानी उत्तरी अवंती की उज्जैनी, ठीक है, और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। और आता है अब गांधार जिसकी राजधानी यह तक्षशिला है। ठीक है, यह गांधार है जिसकी राजधानी तक्षशिला है। कंबोज इसकी राजधानी हाटक है। इस प्रकार से जो 16 महाजनपद थे, काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज, आप सारा राजधानी सहित इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ये क्या करते थे कि अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए भी ऐसा कार्य करते थे। ठीक है, कि भाई हम पूरा एकदम सुरक्षित हैं और हमारे पास इतना संपत्ति है तो ही हम इसकी घेरेबंदी करा रहे हैं और अपने प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए करा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन मानते थे इसको। अब हम यह देखते हैं कि इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना भी आवश्यक थी और लाखों की संख्या में ईंट
तथा पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। अब इनके लिए जो संसाधन की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है, अब क्या था, इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला कि जो राजा थे वो सेना रखने लगे थे। ठीक है, ये एक बदलाव देखने को मिलता है कि पहले राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन इस युग में क्या हुआ कि लोगों ने, राजा ने अस्थाई सेना अपना रखना शुरू कर दिया। अब सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। ठीक है, ये बदलाव देखने को मिलता है कि जो सिपाही थे उनको वेतन देकर के पूरा साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, ठीक है, आहत सिक्के, सिक्के का एक प्रकार है आहत सिक्का, उसको देकर के ये करते थे, रूप में होता था इनका जो वेतन का भुगतान था। अब हम देखते हैं कि यह जो दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार को, यह दीवार है कौशाम्बी किले की दीवार। ठीक है, कौशाम्बी के किले की यह दीवार है। यह प्राचीन आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। इस प्रकार से देख सकते हैं, यानी कि अभी भी यह इतनी मजबूती के साथ है, तो यह कितनी मोटी और कितने विशालता से अपना ये प्रदर्शन कर रहा है। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि यह विशाल पूरा एक साम्राज्य का द्योतक है, परिचायक है कि भाई यह अभी तक 2500 साल पहले ये बना है और अभी तक है, यानी कि यह बहुत ही विशाल होगा। तो अब देखते हैं कि क्या है, हम देखते हैं कर। कर क्या होते थे भाई, कर को भी लगाते थे ये लोग। राजा शासन करते थे, तो वो अपना शासन का संचालन कैसे करेंगे, तो कर के द्वारा करेंगे। तो उस अब कर को देखते हैं कि कर क्या थे। अब हम देखते हैं कि महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। जो राजा थे, अब भाई पहले क्या था कि वो तो ये सब कार्य करते नहीं थे, लड़ाइयाँ ऐसे ही लड़ी जाती थी, लोग आपस में बात करते थे किसी चौक चौराहे पर मिल करके, और वो एक राजनीतिक घटना के बारे में चर्चा करते थे, उसी में से अपना एक योद्धा चुन लेते थे और वो लड़ाइयाँ लड़ लेते थे, जो जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है। लेकिन अब क्या था कि अब जो जन थे, अब वो जनपद के राजा बन गए हैं। ठीक है, और अब वो क्या हुए, महाजनपद बने, जनपद से महाजनपद में आते हैं, फिर महाजनपद के, ये विशाल साम्राज्य के एक राजा हो जाते हैं। अब इन राजाओं ने क्या किया कि अपना सेना रखना शुरू किया और बड़े बड़े जो किले बनवाए और उनके किले बंदियां की, उसके रख रखाव और इत्यादि कार्यों में इनके धन खर्च होने लगे। तो अब क्या था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन की आवश्यकता इन्हें महसूस हुई। इसके लिए इन्होंने क्या किए, कर्मचारियों को भी क्या थी, आवश्यकता होती थी। अब अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहले क्या था, उपहार क्या होता है, यानी कि आप अपनी स्वेच्छा से किसी को कुछ दे रहे हैं, उसको उपहार कहा जाता है। लेकिन अब तो भाई स्वेच्छा से देने वाले उपहार पर काम नहीं चलने वाला है। अब तो एक नियमित कर होना चाहिए, कर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यह पूरा का पूरा महाजनपद का कार्य चल सके, इनका पूरा साम्राज्य चल सके। तो इसके लिए क्या किया गया था, कर कितना लगाया जाता था, ये कुछ हम देखते हैं। अब फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 6वां हिस्सा, मतलब 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। इसको क्या किया जाता था, भाग कहा जाता था। भाई कि आपको अगर ये होता है 5 किलो, तो आप उसका 5/6 करके दे देंगे। ठीक है, 6 किलो होता है तो 6/6 करके उसको दे देंगे। ठीक है, इस तरह से क्या था, वो एक भाग उसका ले लेते थे, 6ठा हिस्सा मतलब वो ले लेते थे। हम देखते हैं कि कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जो कारीगर थे उनके ऊपर भी यह व्यवस्था लगाई गई, जिसमें क्या होता था कि वो श्रम करते थे और उसको चुका देते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार, राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। उनको क्या करना पड़ता था कि राजा के लिए उनको महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अब पशुपालकों और उनको भी क्या करना पड़ता था, पशुपालक जो थे उनको भी इसमें शामिल किया गया। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, यानी कि दूध, घी, इन सभी चीज़ों को कर के रूप में देना पड़ता था। जानवर भी उनको, अगर उनके पास ज़्यादा जानवर हैं तो वो जानवर के रूप में भी क्या करते थे, कर का आदान प्रदान करते थे, कर अदा करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। ठीक है,
आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त हुए वस्तुएं देनी होती थी। यानी कि सारे लोग इसमें अब शामिल हो गए इस कर व्यवस्था में, ठीक है। सभी लोगों पर कुछ न कुछ कर लगा दिया गया। उस कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। अब हम क्या देखते हैं कि कृषि में परिवर्तन, कृषि में क्या परिवर्तन होता है। पहले जो था वह क्या था और अब जो चीज़ें हो रही हैं उसमें क्या बड़े बदलाव हुए। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए, ठीक है। यह जो युग था इसमें कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हल के फाल अब लोहे के बनाए जाने लगे, ठीक है। हल के फाल पहले लकड़ियों के ही होते थे, जो आप उधर सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह में देख रहे थे। उस समय तो आपको ऐसे ही लकड़ी के खिलौने खिलौने वगैरह मिले थे, हल के खिलौने मिले थे। उसके बाद उसको क्या किया जाता था, हल जो बनाए जाते थे वो सिर्फ लकड़ी के ही बनाए जाते थे, उसमें फाल भी लकड़ी के ही होते थे। लेकिन अब क्या था कि ये जो हल के फाल थे उनको अब लोहे का बनाया जाने लगा, ठीक है। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। अब इससे फसलों की उपज बढ़ गई, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे हमारा विकास हो रहा है, धीरे धीरे हम अपने विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह देख रहे हैं कि दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया, ठीक है। यह बदलाव देखने को मिलता है कि पहले क्या था कि डायरेक्ट लोग क्या करते थे, धान के बीज को ही खेतों में छींट देते थे। अब क्या हुआ कि अब उनका पौधा तैयार किया जाने लगा, फिर उनकी बुआई की जाने लगी। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगे। अब इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ठीक है, यानी कि कमकार करते थे। इस तरीके से इनका ये खेती बाड़ी होता था। अब देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, ये मगध के बारे में, ठीक है। मगध के बारे में देख लेते हैं कि भाई मगध को किस तरीके से, कैसे इसका साम्राज्य व्यवस्था था, हम देखते हैं। अब देखते हैं लगभग 200 सालों के भीतर, ठीक है, मगध के बारे में पढ़ते हैं तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। जो मगध था वो क्या बन गया, सबसे महत्वपूर्ण जनपद में से एक बन जाता है। अब हम देखते हैं कि गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, ठीक है। तो इससे यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। ये बातें क्या थी, महत्वपूर्ण थी कि यहाँ से गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से हो करके बहती थीं। अब हम देखते हैं कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का जो एक हिस्सा था वो किससे भरा था, जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। भाई यह तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि क्या है, लोग वहाँ पर जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ते थे, उसका प्रशिक्षण, उनको प्रशिक्षित करते थे और प्रशिक्षित करने के बाद इनको सेना के काम में लाते थे। तो यह स्वाभाविक था कि सेना की जो ताकत है वह कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि उस सेना में हाथी भी अब शामिल हो गए, जो कि कई कई इंसानों को वह क्या कर सकते हैं, अकेले हाथी ही परास्त कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। जंगल से क्या बनाए जाते थे, जंगल से घर, गाड़ी, इन सभी को बनाने वाले लकड़ियां भी मिल जाती थी, ठीक है। अब हम यह देखते हैं कि जो बातें इधर आ रही हैं कि मतलब जंगल ऐसे कैसे होता है कि जंगल आता है, फिर उसके बाद जंगल से हाथी निकाले जाते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ निकाल करके ये जो रथ वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं, घर भी बनाए जाते हैं उसके, उन सभी लकड़ियों के। तो ये सभी क्या है, एक संपन्नता का द्योतक है, संपन्नता का परिचय है कि भाई मगध को संपन्न बनने में क्या क्या फैक्टर जो है वो कारगर साबित हुआ। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थे। ये सारे जो फैक्टर हैं, यानी कि आप यह देख रहे हैं कि भाई यहाँ से दो नदियाँ जा रही हैं, गंगा और सोन, और उसके बाद क्या होता है कि इससे यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने में मदद मिलता है। उसके बाद इसके जो एक हिस्सा है इसका, वह क्या है, जंगल से भरा है। अब जंगल में लकड़ी मिलती है, उससे लोग अपना रथ वगैरह बनाते हैं, इससे घर बनाते हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित करते हैं उनको, उसके बाद उसको क्या करते हैं, सेना में भर्ती करते हैं और सेना के काम में लगाते हैं। तो यह सब क्या है कि मगध के संपन्नता का मेन कारण है। अब एक और फैक्टर इसमें जुड़ जाता है कि क्या करते थे लोग,
लौह अयस्क, यहाँ पे लौह अयस्क की बहुत सी खदानें थीं जिससे औजार बनाए जाने लगे। ठीक है, इनसे मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से मगध एक क्या बनता है, समृद्ध और संपन्न साम्राज्य बनता है। अब मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। मगध में क्या हुआ कि दो शासक बनते हैं, इसके दो शासक तैयार होते हैं। अब ये हैं भाई बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार तथा अजातशत्रु यानी कि अजातशत्रु। इन जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। अब महापदम नंद और एक महत्वपूर्ण शासक, महापदम नंद भी एक क्या था, एक महत्वपूर्ण शासक था जो इनके मतलब बाद आया था वो। ठीक है, महापदम नंद इसके बाद आया था। इसका पूरा हम लोग एक विस्तार से दूसरे क्लासों में चर्चा करेंगे। अभी जो इसमें दिया है उसी को पढ़ते हैं। अजातशत्रु और जो बिंबिसार है उसको देखते हैं। तो अब हम यह देखते हैं कि अजातशत्रु क्या था कि ये लोग क्या करते थे कि जनपदों को जीतने के लिए, महाजनपद को जीतने के लिए विभिन्न तरह के उपायों को अपनाते थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। अपने नियंत्रण को क्या इन्होंने किया था कि उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं राजधानी के रूप में राजगीर को, वह मगध साम्राज्य की कई सालों तक क्या रही, राजधानी बनी रही। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि बाद में पाटलिपुत्र, आज पटना को राजधानी बनाया गया। अब यह बनाया किसने भाई, तो यह बनाया उदयन ने। ठीक है, उदयन जो कि इसी वंश का, हर्यक वंश का ही शासक था। हर्यक वंश का ही शासक था कौन, हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। ठीक है, इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु और इसका पुत्र हुआ उदयन। और उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र को यानी कि पटना को राजगृह से राजधानी शिफ्ट करके यह पटना लाया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको कैसे शिफ्ट किया जाता था, राजधानी को इन्होंने शिफ्ट किया और ये शिफ्ट किया था उदयन ने। आप याद रखेंगे उदयन ने राजधानी को शिफ्ट किया था। 2300 साल पहले से क्या था, यह 2300 साल पहले की बात है। ठीक है, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। इसने क्या किया कि ब्यास नदी तक ये आ गया और उसके बाद ये आने के बाद क्या करता है, ज़्यादा इसको सफलता नहीं मिलती है, पूरी तरीके से मतलब सफल नहीं होता है विजय में। फिर भी यह क्या करता है, देखिए यहाँ पे पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशियाई के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, क्या किया कि जब वो मगध की ओर कूच करना चाहता था तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, यह सिकंदर की एक कहानी है। क्या है कि भाई वो सभी इन क्षेत्रों को जीतता हुआ क्या करता है कि आता है यहाँ ब्यास नदी के तट पर, वहाँ पर रुक जाती है इसकी सेना और आगे बढ़ने से इनकार कर देती है मगध की सेना के भय से। ठीक है, उसकी सेना यह सुनी हुई थी, सेनाओं ने सुनी हुई थी कि भाई मगध जो साम्राज्य है बहुत शक्तिशाली है, उनके पास सेना बहुत है, वो पैदल, रथ और हाथी वाले सेना रखे हुए हैं और उनके पास जो क्या थे, अत्याधुनिक लोहे से बने भी हथियार थे। तो इसलिए क्या होता था कि वो रुक जाते हैं वहीं पे और वहाँ से पीछे चले जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं, उसकी सेना वहाँ से आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। ठीक है, अब देखते हैं कि वज्जी, यह वज्जी क्या है भाई, जैसा कि तुमने पढ़ा मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। ठीक है, मगध क्या है, एक शक्तिशाली राज्य बन गया है, हमने इसको पढ़ा है। अब हम क्या देखते हैं कि उसके नज़दीक ही वज्जी था। हमने सारा महाजनपद को बता दिया है, आप उसको जरूर लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो वज्जी को यहाँ पर बताया जा रहा है। वज्जी यानी कि विदेह या मिथिला इसकी राजधानी है। अब इसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, इसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि भाई जो वज्जी है इसके शासन व्यवस्था में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है, एक अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या था
कि इसको क्या कहा जाता था, इस शासन व्यवस्था को गण या संघ कहते थे। अब गण या संघ में कई शासक होते थे, ठीक है। अब कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। आप यह अद्भुत चीज देख रहे हैं कि जो वज्जी थी वो उसमें क्या होता है कि यहाँ अलग अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। अब इस गण या संघ में कई राजा होते थे और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक साथ बहुत सारे राजा मिलकर शासन करते थे, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था इसका, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति इसका राजा कहलाने लगता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। यह एक अद्भुत आपको बात देखने को मिल रही है। अब सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे, ठीक है, कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं भी करते थे। अब हम देखते हैं कि यह जो प्रक्रिया है, स्त्री, दास तथा कमकार यानी कि इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जो उस समय की ये व्यवस्था थी, इसमें ये सारे लोग जो हैं वो हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो अब हम क्या देखते हैं भाई कि गण के जो शासक है, गण या संघ के कई शासक होते थे, वो सभी मिलकर के शासन करते थे। कभी कभी क्या होता था कि कई राजा हो जाते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाने लगता था। और वो जब आक्रमण होते थे या कुछ अगर कोई गड़बड़ कार्य कर देता था, यानी कि उसको लगता था कि ये काम गलत हो रहा है, तो उसमें क्या होता था कि उसको बताते थे, तर्क वितर्क होता था, उससे लोग वहां समाधान ढूंढ लेते थे और शत्रु के आक्रमण से कैसे निपटना है इसकी चर्चा करते थे। अब हम क्या देखते हैं कि स्त्री, दास तथा कमकार जो हैं इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। आप जब बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत बढ़िया से बताया जाएगा। अब हम देखते हैं कि बुद्ध महावीर दोनों ये क्या है भाई, गण से संबंधित हैं। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन की बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बौद्ध जो साहित्य है उसमें संघ के जीवन, संघ के लोग कैसे रहते थे, किस तरीके से आचरण करते थे, उसका इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं कि वज्जी संघ का वर्णन, वज्जी संघ है ये एक आपको बताया जा रहा है, इस बॉक्स को देख लेते हैं। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से मिला है, ठीक है, दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई जो व्याख्यान दिए हैं, बुद्ध ने इसमें कई व्याख्यान दिए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है, ठीक है। कितना साल पहले लिखा गया है, तो 2300 साल पहले लिखा गया है। अब हम देखते हैं कि अजातशत्रु यानी कि अजात शत्रु, ठीक है, अजातशत्रु को ही अजातशत्रु कहा गया है। इसको हम देख लेते हैं। तो यह देखते हैं कि अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु क्या करना चाहते थे, वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। जो उनके वस्कार मंत्री थे अजातशत्रु को, इन्होंने बहुत सारे युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वस्कार ने, ठीक है। इनको ये क्या करते हैं कि सलाह के लिए बुद्ध के पास भेजते हैं। अब ये देखते हैं कि बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, ये मतलब चीज़ें जब तक होती रहेंगी तब तक ये इनका क्या होगा, उन्नति होती रहेगी, ठीक है, उन्नति करते रहेंगे वो। अब क्या क्या चीज़ें हैं इसको देख लेते हैं। वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, ठीक है, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ये सारी चीज़ें जब तक होती रहेंगी तब तक क्या होगा कि सारा कुछ उन्नति का होता रहेगा। अब हम देखते हैं कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें हैं उन्नति करने के लिए कि ये जब चीज़ें होती रहेंगी तब तक भाई आप उन्नति करते रहोगे। अब शहरों तथा गांवों में चैत्य का रख रखाव करेंगे। अब विभिन्न मतावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। विभिन्न मतावलंबी यानी कि विभिन्न मत के मानने वाले लोग, ऐसा नहीं कि ये जो इस पंथ के लोग हैं केवल उन्हीं को आप आने जाने देंगे और इन पर कोई जो अलग पंथ का है, अलग विचार को मानने वाला है तो उस पर आप रोक लगा देंगे। ऐसा करेंगे तो भाई आपकी उन्नति नहीं होगी, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनका जो जन्म से कितना गहरा कुछ वो रहता है। अब हम यह देखते हैं, ठीक है। तो 563 साल पहले इनका जन्म होता है गौतम बुद्ध का, समझ सकते हैं आप। 500 साल उधर, 500 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से 500 साल इधर। अब हम इधर अभी कितना आ गए हैं, तो अभी हम आ गए हैं 2000 साल पहले, यानी कि अभी 2000 कितना चल रहा है, तो 2020 चल रहा है। तो 2000 साल इधर और 563 साल इधर, यानी कि लगभग यह आपका 2500 साल हो जाता है। तो उस समय ये सारी व्यवस्था जो है वजी संघ में एक गणराज्य के रूप में उभर कर आता है। वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग शासन व्यवस्था को संभालते हैं और देखते हैं इस तरीके से। तो आज नहीं, आज हमारे यहाँ की जो लोकतंत्र है इसको माना जाता है, लेकिन आज नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र की जो जन्म है वो यहीं से प्रारंभ हो चुकी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गण क्या है भाई। गण किसको कहते हैं, तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, ठीक है। गण शब्द का जो प्रयोग होता है वह कई समूहों वाले कई समूहों के लिए किया जाता है, इसके सदस्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। हम लोग इसका 6 क्लास से पढ़ने का तात्पर्य यही है कि एक एक बिंदु पर ध्यान देते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये गण है और इसका अर्थ यह होता है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। अब संघ, ठीक है, संघ अर्थात संगठन या सभा। जो संघ है उसका अर्थ होता है संगठन, यानी कि संघ अर्थात संगठन यानी कि सभा, संघ या सभा। अब आगे देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि बाद में कैसे ये आते हैं, जो ये गुप्त शासक हैं, उसके बाद ये कैसे विजय प्राप्त करते हैं इन पर। अब हम अन्यत्र को देखते हैं, ठीक है। अन्यत्र यानी कि कुछ अन्य चीज़ें इस हर एक चैप्टर में दिया हुआ है, उसको सीखते हैं। अब अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो, ठीक है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चलती है, ठीक है भाई। 2500 साल पहले, यानी कि जो इस यहाँ क्या गौतम बुद्ध इनका पीरियड था, उस समय लगभग यह सारा कुछ शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि यह व्यवस्था जो है वो 200 साल तक चलती है। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, यानी कि वहाँ भी दास प्रथा व्याप्त थी, एथेंस में भी यूनान में भी। अब हम यह देखते हैं कि भाई वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर क्या करती थी, साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। यह साल भर में कम से कम ऐसा एक नियम बनाया गया था कि भाई महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन पर निर्णय लिया जाएगा, उन पर वाद विवाद, उन पर चर्चा करके देखा जाएगा कि क्या कुछ आप सामने निकल कर आता है। तो वह सभा क्या थी कि साल भर में कम से कम 40 बार उस सभा को बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं थी। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, ठीक है। अब क्या था कि यह एक अद्भुत बात है, उस समय सभी नागरिक को क्या किया जाता था, सेना और नौसेना जो थी यानी कि जल सेना जो थी उसमें सभी को अपना सेवा देना होता था, सभी नागरिकों को अपनी सेवा देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, यानी कि उस समय भी वहाँ भी एथेंस में भी औरतों के साथ भेदभाव मिलता है देखने को। तो औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। ऐसे आप जो अमूमन जो पुरुष होते थे 30 साल से ऊपर के, उनको नागरिक का दर्जा मिला हुआ था। अब क्या है कि व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यालयों में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। इस तरीके से उनके साथ भी उस समय वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप देखिए कि कितना कुछ जो जनपद, महाजनपद, कितना कुछ उसमें बदलाव आया है, ठीक है। और आप जो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे, हड़प्पा वगैरह, उसमें फिर आपके आते हैं ये सारे महाजनपद, ऋग वैदिक काल, वैदिक काल आता है, उसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, ये सारा परिवर्तन आप महसूस करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नए शासक, ठीक है, लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद 3000 साल पहले। आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का ही जन्म हुआ है
563 ईसा पूर्व। तो अभी से कितना साल पहले होता है? जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं उसमें महाजनपद का उल्लेख मिलता है, तो 2500-2600 साल तो ऐसे ही हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या है, लगभग 3000 साल पहले महाजनपद का प्रादुर्भाव यानी कि ये उत्पत्ति हुआ। अब देखते हैं कि सिकंदर का आक्रमण जो है वह कब हुआ है, तो 2300 साल पहले हुआ है, ठीक है। गण या संघ है, इनके राज्यों का अंत कब हुआ है, तो 1500 साल पहले। गण या संघ के राज्यों का संघ का अंत कब हुआ है, तो 1500 साल पहले। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी जो यहाँ दी हुई हैं अंत में हमारे विचार के लिए, ठीक है। तो अब यह जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है और आप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।